जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे इतिहास पर। सबसे पहले देखेंगे कि आरओ के लिए इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि आरओ के लिए इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे 2021 में, क्योंकि जो पिछली बार आरओ का पेपर हुआ था 2021 में हुआ था। उसके बाद यूपी कमीशन ने कोई और पेपर कराया नहीं आरओ का। तो 2021 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे आरओ से। हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसा कि आपको पता होगा, और जो बच्चे नए होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि आरओ में टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 200 क्वेश्चन में 140 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं और 60 क्वेश्चन हिंदी का रहता है। और इन 140 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन एंशिएंट से पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन थे मेडुअल से। 6 क्वेश्चन मेडुअल से पूछे गए थे और 13 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से पूछा गया था। तो आप देखेंगे 21 क्वेश्चन। अगर इसमें आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन और मिला ले तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 23। इसमें 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के मिला ले तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ता हुआ हो जाएगा 23, यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे 140 में अगर 23 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं या आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, तो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 17% क्वेश्चन किससे पूछे गए, हिस्ट्री से पूछे गए। और इन 17% में 10% तो मॉडर्न से हो गया और 7% एंशिएंट और प्लस मेडुअल को मिलाकर। आप देखेंगे अगर 140 को 100% मान ले तो इसमें 17% कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब इससे ज्यादा ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन थे, लेकिन करंट अफेयर्स में भी 23 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स के इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री में। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है, चलो ये एक मुद्दा ये हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि हिस्ट्री पढ़ें कैसे। सामान्यतः जो अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कितना लंबा सिलेबस है, हिस्ट्री को लेकर एक भ्रांति फैला दी गई है कि सुबह पढ़ो शाम को सफा। मतलब कि ये हिस्ट्री को बेवफा कहा गया है कि कितना भी पढ़ लो ये सफा हो जाएगा शाम तक अगर सुबह याद कर लिए तो। जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर सम्यक तरीके से पढ़े हो, अच्छे तरीके से अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ाई किए हो तो आपको भूलेगा नहीं, आपको एग्जाम में जाके वही बेनिफिट मिलेगा। तो सामान्यतः हम देखते हैं अभ्यर्थियों के मन में क्या भ्रांतियां या क्या क्वेश्चन डाउट उठता है। पहला डाउट ये उठता है कि पढ़े कहां से। पहला डाउट ये उठता है कि हिस्ट्री पढ़े कहां से। पहला डाउट ये उठता है कि हिस्ट्री पढ़े कहां से। पढ़े कहां से, पढ़े कहां से। अब इसके जवाब में मार्केट में एक बुक है घटना चक्र पुनरावलोकन के नाम से। मैं देखता हूं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट घटना चक्र पुनरावलोकन को रटे पड़े हुए हैं, जबकि क्वेश्चन का पैटर्न ये कहता है, मैंने पैटर्न देखा, पैटर्न ये कहता है कि बहुत सारे नए क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगे, जो कि आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं दिए गए हैं। नए क्वेश्चन हमेशा बनने का ट्रेंड रहा है। और जहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन हो, लगभग 12 से 13 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं और सीटों की संख्या 300-350 मात्र। तो सोचिए कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा। अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं और खासकर इतिहास जैसे विषय को हल्के में लेने की गलती करते हैं तो कब इतिहास बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन उठता है हिस्ट्री पढ़े कहां से। और इसके जवाब में कुछ लोग क्या, जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है, मैं देखेंगे घटना चक्र पुनरावलोकन फॉलो करता है। घटना चक्र पुनरावलोकन घटना चक्र पुनरावलोकन पढ़ना कितना कारगर है, क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, यह भी अपने आप में एक डाउट है। अगर इसका उत्तर नहीं होगा कि नहीं पढ़ना चाहिए तो एक क्वेश्चन और उठेगा कि फिर क्या पढ़ना चाहिए। क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या अदर बुक से पढ़ना चाहिए, अदर बुक पढ़ना चाहिए। अदर बुक में आ जाएगा, जैसे मैंने देखा पिछले दिनों पप्पू प्रजापति से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन आर्या कंपटीशन से पूछे गए थे। किरण कंपटीशन की भी कई लोग बुक फॉलो करते हैं। तो क्या इन बुक को पढ़ना पॉसिबल होगा? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 50 दिन बचा है।
लगभग 50 दिन में क्या इन सारे किताबों को कवर किया जा सकता है? और कवर करना ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिए, उसके अलावा क्या आपको मगअप कर पाओगे? क्या आप रिटेन कर पाओगे? एग्जामिनेशन हॉल तक उसको ले जाओगे? अगर कहीं भूल गए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या एनसीईआरटी या अदर बुक को कवर किया जा सकता है? पढ़ना कितना कारगर है, यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। एक अन्य क्वेश्चन उठता है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कितना रिलाई करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कितना रिलाई करें, कितना भरोसा करें कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से काम बन जाएगा? क्योंकि मार्केट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको 25,000 क्वेश्चन की लिस्ट दे देंगे, आपको 40,000 क्वेश्चन की लिस्ट दे रहे हैं, आपको 2,000 पेज का नोट्स दे देंगे। इलाहाबाद की कोचिंग है, वो 2,000 पेज का नोट्स दे देते हैं वो। तो क्या 2,000 पेज का नोट्स याद करना पॉसिबल है? याद कर पाओगे आप? अगर ऐसा होता तो हर कोई 2,000 पेज का नोट्स याद कर लेता, हर कोई PYQ सॉल्व कर लेता 35 साल का और जाके कर आता। तो क्योंकि जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो PYQ में नहीं मिलेंगे, तो सवाल ये उठता है कि फिर करें क्या? सवाल ये उठता है, क्या एक बहुत इजी सवाल है, क्या इतिहास को छोड़ दिया जाए? तो इतिहास को छोड़ने की गलती कोई करेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि 17% अकेले क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, और जो ये गलती करेगा वो खुद ही इतिहास का पार्ट बन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि करे क्या? इन सारे सवालों का निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्रक्स क्या है? सपोज करिए अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया, प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया, एक टीचर ऐसा हो जो आपके बिहाफ में इन सारे किताबों का अध्ययन करे, मार्केट में जो भी किताबें हैं, जो भी मटेरियल है, इन किताबों का अध्ययन करे और उसका एक क्रक्स निकालकर, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसका एक मटेरियल निकालकर आपको पढ़ा दिया जाए और PDF के फॉर्म में शॉर्टकट नोट्स बना के दे दिया जाए, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस प्लस प्रॉपर नोट्स प्लस प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर, इन सब चीजों का अध्ययन करके प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए कि जो भी रही सही कसर बाकी हो गया पढ़ने में, प्रैक्टिस करके जो भी कमियां हैं वो पता चलेंगी और आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे, अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। तो इन सब का परिणाम क्या निकलेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप गलतियां नहीं करोगे। इसके बाद क्या होगा? आप गलतियां नहीं करोगे। तो टीचर के रूप में मेरी क्या भूमिका होगी? तो टीचर के रूप में मेरी भूमिका ये होगी कि मैं चीजों को आपको आसान करके दूं, और टीचर की यही भूमिका होनी भी चाहिए कि इतने सारे मटेरियल को आप इतने कम समय में पढ़ नहीं पाओगे। तो एक कोचिंग के रूप में, एक टीचर के रूप में मेरी भूमिका ये होनी चाहिए कि इन सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद जो क्रक्स हो वो आपको मटेरियल मिल जाए, आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, याद करा दिया जाए, प्रैक्टिस करा दिया जाए, तब जाके आपका काम आसान हो पाएगा। तो ये चीज एक टीचर के रूप में मेरी भूमिका होगी, मैं ये करूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सही तरीके से फॉलो किया गया है तो पक्का है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले करते हुए आए होंगे। और जो नए बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से अगर ऐसा करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन किताबों में कब खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी मुखर्जी नगर और इलाहाबाद को जवानी का कब्रगाह कहा जाता है कि बचपना लोग लेके आते हैं, जवानी कहाँ गई पता ही नहीं चला। तो आप वो गलतियां मत करना जो हमारे पूर्वज करके गए हैं। तो आप सही गाइडेंस, सही नोट्स के साथ तैयारी करिए। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ, देखते हैं कि सिलेबस क्या होगा। हिस्ट्री में क्या मतलब इतना वाइड सिलेबस से मैं बात करूं तो देख कर ही लोग डर जाते हैं कि कवर कैसे करें। तो बहुत लोग आधा अधूरा ज्ञान के साथ एग्जाम में जाते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि पढ़ना क्या है। सामान्यतः हमें पता भी है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है एंशिएंट, दूसरा है मेडुअल और तीसरा है मॉडर्न। तीसरा पार्ट है मॉडर्न। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहली बार एग्जामिनेशन परीक्षा देने जाएंगे मैं उनको बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ नहीं पूछा जाता। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के GS 1 में पूछा जाएगा, वो भी UP PCS में, RO में भी नहीं पूछा जाएगा, RO के मेंस में। तो एंशिएंट में स्टोन एज सबसे पहला टॉपिक है। स्टोन एज से क्वेश्चन बनते हैं। इसके कुछ साइट्स पे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से साइट से क्या उत्खनन हुआ, क्या प्राप्ति हुई, या मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया, अग्नि का आविष्कार कब किया, या कब पशुपालन से कब वो कृषि करने लग गए। इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो
बहुत सिलेक्टिव चीजों का अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं कि इस पर रिसर्च करने लग जाएंगे, बहुत सिलेक्टिव चीजों का। इसके भी 3 पार्ट हैं, जैसे पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल, मेजोलिथिक, मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। तो ये तीनों हो गए पाषाण काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीपीसीएस या आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कई बार पूछ लेता है, टाइम पीरियड पूछ लेता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चीज पूछेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके सबसे पहले इसके उत्खनन करता पूछेगा कि किसने उत्खनन करता किया, किसने उत्खनन किया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण साइट्स पूछेगा, जैसे नौदा टोली कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, धौलावीरा कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है। दूसरा पॉइंट ये पूछेगा। तीसरा पूछेगा कौन सी साइट्स किस नदी के किनारे है, जैसे लोथल किस नदी के किनारे है, ये पूछेगा, ये पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और महत्वपूर्ण प्राप्ति, फाइंडिंग्स क्या मिली, कहां से डांसिंग गर्ल की प्राप्ति हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्ति हुई है कि कहां से प्राप्ति हुई, तो ये सब पूछेगा। पशु देवता कौन थे, पशुपति देवता, ये सब पूछेगा। इसके अलावा वैदिक एज, वैदिक एज, वैदिक एज, वैदिक एज, इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ऋग्वेद 1500 बीसी से 1500 बीसी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1000 बीसी, 1000 बीसी। और इसके बाद लैटर वैदिक या उत्तर वैदिक, लैटर वैदिक या उत्तर वैदिक, लैटर वैदिक या उत्तर वैदिक 1000 से 500 बीसी, लैटर वैदिक या उत्तर वैदिक, ये हो गया। अब वैदिक एज के बाद, वैदिक एज में सबसे पहले देख लेते हैं क्या, वैदिक एज में हम लोग देखते हैं कुछ पुराने नदियों के नाम, जैसे सदा नीरा का नाम गंडक था, शत्रुदी ये किसका पुराना नाम है, सतलज का, तो ये सब देखेंगे नदियों के नाम। कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे दुहिता किसको कहा जाता था, होत्री किसको कहा जाता था, तो ये सब देखेंगे। कुछ देवताओं के नाम कि कौन से अग्नि के देवता थे, कौन से बारिश के देवता थे, कौन से पृथ्वी के देवता थे, तो ये सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर सिलेक्टिव चीजों का अध्ययन करेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूं कि बिल्कुल सिलेक्टिव चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, कम टाइम में हो जाएगा। और वैदिक एज के बाद देखेंगे हम लोग 6th सेंचुरी बीसी, 600 बीसी, 6th सेंचुरी बीसी में जैसे महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय ये फेवरेट टॉपिक है यूपी कमीशन का, क्योंकि जो महाजनपदे थे 16 महाजनपदों में कितने यूपी के थे, एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि 16 महाजनपदों में कितने यूपी के थे। 8 महाजनपद यूपी में पाए जाते हैं, कुछ और भी जगह है, साउथ में कौन सा है, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। इन महाजनपदों के आपसी संघर्ष में, आपसी राइवलरी में मगध का उत्कर्ष होता है, तो मगध पे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म पे क्वेश्चन बनता है, जैन और बौद्ध धर्म पे क्वेश्चन क्या बनता है, इसके फाउंडर कौन थे, और इसके जो जैसे जैनिज्म में महत्वपूर्ण इनके जो तीर्थंकर थे उस पर क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इस पर ये आया हुआ था कि इसके सिंबल क्या है, किसका सांप है, किसका वृषभ है, किसका सिंह है सिंबल, तो सिंबल पे क्वेश्चन आया हुआ है। प्लस कुछ इनके लिटरेचर जैसे अगुत्तर निकाय वगैरह, तो कुछ विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये सब जो किताबें हैं लिटरेचर पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये देखेंगे हम लोग जैनिज्म और बौद्धिज्म में। इसके अलावा देखेंगे मौर्यन, मौर्यन और मौर्योत्तर, मौर्यन या मौर्यन के बाद देखेंगे मौर्योत्तर, मौर्यन हो गया। अब देखेंगे मौर्योत्तर, अभी एंशिएंट की बात कर रहा हूं, मौर्यन के बाद मौर्योत्तर देखेंगे, फिर आ जाएंगे गुप्ता में, गुप्त एंड गुप्तोत्तर, एंड गुप्तोत्तर। देखिए मौर्यन में
जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब हो गए। तो इसमें सब कुछ नहीं देखना है, इसमें देखेंगे कि ये जो चारों एज है इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट शासक कौन है, इंपॉर्टेंट शासक हो गए, और इनकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है तो पॉलिसीज देखेंगे। अगर इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसी चलाया हुआ है जैसे अशोक की धम्म नीति, वो देखेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है तो बैटल को देखेंगे। अगर कोई आर्किटेक्चर में अच्छा काम हुआ है तो वो देखेंगे। लिटरेचर में अगर कोई अच्छी किताब लिखी गई है तो वो सब देखेंगे। लिटरेचर पे आजकल काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो एंशियंट 750 एडी तक माना जाता है, एंशियंट माना जाता है 750 एडी तक। और 750 एडी के बाद देखेंगे आप जो एंशियंट की प्रवृत्तियां हैं, जो प्राचीन काल की प्रवृत्तियां समाप्त हो रही हैं और मध्यकाल की प्रवृत्तियां धीरे धीरे स्थापित हो रही हैं। तो 750 एडी के बाद आप देखेंगे मेडुअल धीरे धीरे करके स्थापित हो रहा है। तो आप देखेंगे मेडुअल में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले मेडुअल का टाइम पीरियड देख लेते हैं, मेडुअल का टाइम पीरियड देख लेते हैं। मेडुअल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने अभी बताया कि 6 क्वेश्चन 2021 में मेडुअल से पूछे गए थे। तो मेडुअल का टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखेंगे 750 से लेकर 1206, यानी मिड 13th सेंचुरी, 750 से लेकर 1206 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल तक, इसको बोलते हैं मिड 13th सेंचुरी। यहां तक देखेंगे, इसको बोलते हैं अर्ली मेडुअल, इसको बोलते हैं अर्ली मेडुअल, इसको बोलते हैं अर्ली मेडुअल, अर्ली मेडुअल। अब 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1757 या मिड 18th सेंचुरी, बैटल ऑफ प्लासी तक माना जाता है। मिड 18th सेंचुरी तक लाइटर मेडुअल। कई बार इसको 1857 की क्रांति तक मान लेते हैं, 1857 की क्रांति तक, क्योंकि बहादुर शाह जफर दूती था, वो लाइटर मुगल का पार्ट है, लाइटर मुगल। तो लाइटर मेडुअल हो गया। अब देखेंगे 1206 से 1757 को भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 1206 से लेकर हम लोग बात करेंगे 1526 तक, क्योंकि 1526 में बाबर आता है, पानीपत का युद्ध होता है, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो 1526 तक हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसको गुलाम डायनेस्टी भी इसमें आएगा, दिल्ली सल्तनत। इसमें देखेंगे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सबको देखेंगे। इसमें स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये सब देखेंगे। ये सब इसमें आएगा 1206 से 1526। अब 1526 से लेकर मैं 1857 मान लेता हूं, 18, क्योंकि 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो 1526 से लेकर 1857, इसमें देखेंगे 1526 से लेकर औरंगजेब तक, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। औरंगजेब तक इसको मानते हैं अर्ली मुगल, और इसको मानते हैं औरंगजेब के बाद लाइटर मुगल। तो मेडुअल को इस तरीके से डिवाइड करके देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए दिल्ली सल्तनत में ये 750 से लेकर 1206, यहां पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वगैरह हैं, ये सब देखना है। कुछ उनके जैसे त्रिपक्षी संघर्ष हुए हैं, ये सब देखना है। कुछ रीजनल आर्किटेक्चर वगैरह, सोलंकी वगैरह सब हुए हैं। तो अगर यहाँ पे देखना हुआ तो सबसे पहले देखेंगे कौन से डायनेस्टी थे, और उसके फाउंडर कौन थे, ये याद रखना है। पहला चीज डायनेस्टी और उसके फाउंडर। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर कोई आर्किटेक्चर है, तीसरा कोई लिटरेचर है, ये ध्यान रखना है। चौथा अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है वो ध्यान रखना है। पांचवा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट को ध्यान में रखकर देखेंगे तो तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। एक एक राजा को ध्यान से नहीं पढ़ना है।
जिस राजा ने, जिस किंग ने इंपॉर्टेंट कुछ किया, कुछ नोटेबल काम किया, उसी को ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो ये हो जाएगा अर्ली मिडुअल मेरा। और उसके बाद लेटर मिडुअल में देखेंगे दिल्ली सल्तनत को, देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, कौन सी पॉलिसी लेके आया, कौन से युद्ध लड़े गए। उसके बाद देखेंगे बलबन की पॉलिसी क्या थी, बलबन की पॉलिसी क्या थी, कौन से मतलब युद्ध लड़े गए, क्या था, ये सब देखेंगे। मंगोल आक्रमण हुए, ये सब देखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर वगैरह, आर्किटेक्चर, कुछ मेहराब वगैरह गुंबद बने थे, वो सब देख लेना है। कौन से स्थापत्य कला में कहाँ क्या निर्माण हुए, वो सब देखना है। और यही सेम चीज हमें मुगल में भी देखना है। अगर इन पॉइंट को ध्यान में रखकर देखेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और इसके बाद अब चलते हैं मॉडर्न की तरफ। इसमें सबसे इजी पड़ता है मॉडर्न इसमें सबसे इजी पड़ता है। देखिए मॉडर्न में क्या देखेंगे, मॉडर्न को 2-3 पॉइंट में बांट के मैं पढ़ाता हूं। जैसे पहला पॉइंट मॉडर्न में यह है कि यूरोपियों का आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार भारत में कौन आया था, या वास्को डिगामा कब आया था भारत में। वास्को डिगामा 1498 में आया था, 1498 में आया था। कौन से तट पे उतरा, कालीकट के तट पे उतरा। किस राजा ने स्वागत किया था, ये भी क्वेश्चन है। वहां के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। और पहली बार जब वास्को डिगामा किस रास्ते से होकर आया था, ये क्वेश्चन आता है। यहां से आया था, कुछ सामान लेके गया था और 600% के प्रॉफिट पर वो सामान बेचा था। तो यहां से देखेंगे यूरोपियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कौन आया था, इसमें क्रम पूछता है, एक क्रम पूछता है। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में भी गए थे पुर्तगाली। जब गोवा दमन दीव को आजाद कराया गया था 1961 में, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए। अगर देखा जाए गोवा दमन दीव को आधार बनाकर, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो ये भी कभी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूरोपियों का आगमन में देखेंगे सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया, देखिए अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो भूलती हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे और कुछ फैक्ट के माध्यम से, और जहां जरूरत होगी एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करें। कुछ मैंने ट्रिक बनाया, जैसे इसका एक ट्रिक है पीडी अंडा करके, इसका एक ट्रिक है पीडी अंडा करके। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, इसके बाद फ्रेंच। अगर 4 आपको याद हो गया तो वैसे भी 5वां याद ही हो जाएगा। तो पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच। तो ये पीडी अंडा करके ट्रिक था, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन पहले आया था, कौन उसके बाद आया, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है लगाने के लिए। तो ये तो यूरोपियों के आगमन के बाद अब एक टॉपिक और है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। इस स्थापना में देखेंगे कि स्थापना करने के लिए कौन से युद्ध लड़े इन्होंने, फ्रेंच के साथ कौन कौन से बैटल लड़े, मराठा के साथ इनका क्या युद्ध हुआ, उसके बाद टीपू सुल्तान वगैरह के साथ इनका कौन सा युद्ध हुआ, मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े, कौन सा युद्ध किसके साथ लड़े, तो वो युद्धों को देखेंगे। और उसके बाद विभिन्न एक्ट को देखेंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह लेके आए, ये सब देखेंगे। 1833 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, ये सब एक्ट देखेंगे। और तीसरा चीज इसमें देखेंगे विभिन्न कमीशन को, फ्रेजर कमीशन, पुलिस कमीशन, फेमिन कमीशन, अकाल आयोग, एजुकेशन कमीशन, फेडरल आयोग, ये सब जो विभिन्न आयोग हैं वो आयोग को देखेंगे, इसमें पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल को देखेंगे, उन्होंने क्या नोटेबल काम किया है, रिपन वगैरह हो गए, लॉर्ड कर्जन हो गए, तो ये सब देखेंगे। उनकी क्रोनोलॉजी को देखेंगे, क्रोनोलॉजी के माध्यम से एक मतलब ट्रिक बना देंगे कि क्रोनोलॉजी सब कुछ याद हो जाए। तो इसके बाद देखेंगे, अब ये दोनों था ब्रिटिश से जुड़ा हुआ। अब देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारत की प्रतिक्रिया देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 की क्रांति देखेंगे, और 1857 की क्रांति में सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि कौन सी जगह पर, किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया
और किसने आंदोलन को दबाया, अंग्रेजों की तरफ से किसने आंदोलन को दबाने का काम किया और भारतीयों की तरफ से किसने आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे थी, तात्या टोपे कहाँ पे थे, दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, मथुरा में कौन नेतृत्व कर रहा था, असम में कौन नेतृत्व कर रहा था, बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था। इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। और उसके बाद इसी में एक पार्ट देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई की ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद कांग्रेस की विभिन्न असेंबली देखेंगे कि किस असेंबली में कांग्रेस की किसने अध्यक्षता की, और ये सब चलेगा। उसके बाद आ जाएंगे गांधी जी। 1915-16 से लेकर 1947 का जो है उसको गांधीयन एरा कहा जाता है, गांधीयन युग। तो वहां से गांधी के जो विभिन्न असहयोग सविनय हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलन चले वो आंदोलन देखेंगे। और इनके अलावा एक दो पॉइंट और देखेंगे, जैसे किसने कौन सी पत्रिका निकाला, किसने कौन सी किताब लिखी, राजा राम मोहन राय ने कौन सी मिरातुल अखबार लिखी, किस भाषा में लिखी, किस भाषा में नहीं लिखी। तो वो सब चीजों का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ये था मॉडर्न इंडिया। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ जैसे ट्रिक के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया है, बाबर आया था 1526 में, बाबर आया था 1526 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर जो आया तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया 4 युद्धों के माध्यम से। 4 युद्धों के माध्यम से ये क्वेश्चन कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया कि पानी पी के खाना खाया, पानी पी के खाना खाया, और चंदा दिया घाघरा के लिए, चंदा दिया घाघरा के लिए। पानी पी के खाना खाया, चंदा दिया घाघरा के लिए। तो एक 4 ट्रिक हो गया। पानी से पानीपत, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, और चंदा से चंदेरी, और घाघरा से घाघरा तो है ही। तो 1526, 27, 28, 29 बैक टू बैक 4 युद्ध हुए। तो ये अब आता है हुमायूं। हुमायूं भी 4 युद्धों के लड़े महत्वपूर्ण। तो 4 युद्ध कौन कौन से थे हुमायूं का देखेंगे। एक ट्रिक है दे 24, दे 24, दे 24, दे से देवरा, चौ से चौसा जो हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़े। बी से बिलग्राम या सरहिंद, ये बी से बिलग्राम और स से बिलग्राम या कन्नौज, और स से सरहिंद। बी से बिलग्राम या कन्नौज और स से सरहिंद, ये युद्ध देखेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कुछ और ट्रिक बनाया हुआ है तो क्लास में देखेंगे। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है कि सनी जय पवन, जो भारत में किसान आंदोलन हुए, मैंने एक ट्रिक बनाया था सनी जय पवन, सनी जय पवन। ये ट्रिक स से संथाल, नी से नील, जय से जयंतिया, और प से पवनार। ये ट्रिक होगा क्योंकि क्रोनोलॉजी इसका पूछ लेता है। तो ये सब ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखो इतिहास तो है तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसको पढ़ाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अगर सही तरीके से सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाया जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, सिलेबस में कहीं ना कहीं खो जाएंगे। तो जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक एक चीज करके बारीकी से देखेंगे कि कौन सा टॉपिक भी क्या इंपॉर्टेंट है। और जहां संभव होगा, देखो मैं बिलीव करता हूं कि फैक्ट को कॉन्सेप्ट की चाशनी में पिरो कर देने का, और उसी तरीके से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और जहां जरूरत होगी ट्रिक बना देंगे कि चीजें कभी भूले ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।